हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है चैप्टर नंबर हमारा 12th, जो कि है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली कवर करेंगे पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को। ओके, बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अब अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फॉसिल फ्यूल, सेकंड कंबशन इन फ्लेम, थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, fourth the reproduction in plants and animal, fifth force, friction and pressure, sixth the sound and its basic reflection and dispersion of the light, metals and non-metal, ninth synthetic fibers and plastic, 10th electrical chemical effects of electric current, and 11th star and solar system। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 12, जो कि है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बेसिकली छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होगा। बाकी इस चैप्टर में हम समझेंगे, सबसे पहले जो बात करें लर्निंग्स की, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जानेंगे वाटर क्या है, ठीक है, वाटर के बारे में, वाटर को थोड़ा समझेंगे, फिर हम वाटर पॉल्यूशन को समझेंगे, देन फिर हम एयर को समझेंगे और एयर पॉल्यूशन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज का ये आज होगी हमारी आज की लर्निंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर के, ठीक है। अब मैं कहूँ कि वाटर क्या है, तो आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा कि पानी, वाटर क्या होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बेसिकली उसे ये तो पता होगा कि हाँ, ये वाइट कलर का लिक्विड होता है, इसे पिया जाता है, इसे क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे गार्डनिंग की जाती है, जिससे पेड़ उगते हैं, ठीक है, खेती में यूज़ होता है। इसके वेरियस यूजेस आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वाटर, मैं कहूँ केमिकली बात करूँ, केमिस्ट्री के फॉर्म में बात करूँ, तो वाटर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, यानी कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट जा सकती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसका ना ही कोई कलर होता है, ठीक है, और ये लगभग लगभग कलरलेस ही होता है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो ये बात हो गई केमिकल, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी, तो वो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या होता है, वो जो वाटर हमारा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। ये हमारा क्या है, केमिकल या फिर कहूँ मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेलिनिटी एक टर्म आता है, इसमें क्या पता चलता है, सेलिनिटी क्या बताता है हमें, जैसे मान लो हमें वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सिंपली हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, सी से मिलता है, ओशन से मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस देखो, अब इसमें हमें क्या मिलता है, जो भी मरीन वाटर रहता है, सी वाटर रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेरियस सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। NaCl जो हमारा नेचुरल नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, उसके अलावा कई टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व रहता है वाटर में, उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी क्या है, हमें बताता है कि किसी वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है, ठीक है, तो सिंपल वो सैलिनिटी है। अब देखो, अब इसी बेसिस पे हमने क्या किया है, वाटर को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे फ्रेश वाटर, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि किसी वाटर के अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट है वो 0.05% से 1% के बीच में है, ठीक है, तो वो कौन सा वाटर हो जाएगा, हमारा फ्रेश वाटर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पानी के अंदर 3% के अराउंड वाटर, सॉरी 3% के अराउंड सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट डिजॉल्व है, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेकिश वाटर। क्या बोलेंगे, ब्रेकिश वाटर, ठीक है। और अगर उसमें 3% से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा मरीन वाटर में होता है, सी वाटर में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सी वाटर बोलते हैं, है ना। तीन कैटेगरी हो गई, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और सी वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ओके। अब देखो, हमारी जो अर्थ है उसमें, अब हमें ये पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें 71% जो हमारी अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से, ठीक है। अब इसमें वाटर का जो ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किस तरीके से वाटर को डिवाइड किया है, उसको समझना हमें जरूरी है। तो हम उसको बहुत ही आसानी से इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। सर सबसे पहले अगर बात करें तो हमें दो तरीके के वाटर देखने को मिल रहे हैं, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है। सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। सलाइन वाटर वो है जो कि सिंपली जिसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा, फ्रेश वाटर वो है जो कि पीने लायक है, और सलाइन वाटर वो है जो पीने लायक नहीं है, नमकीन पानी जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो 71% सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है,
उसमें से 97% कैसा वाटर है, सलाइन वाटर है, जो कि हम पी नहीं सकते। सो ओनली बचा हुआ 3% वाटर ही हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। ओके, यहाँ समझ में आया। अब फ्रेश वाटर में भी हमें अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग परसेंटेज में मिलता है वाटर पीने के लिए। जैसे बात करूँ सबसे ज़्यादा जो पीने का जो पानी होता है हमें कहाँ से मिलता है, पोलर आइस केप से, ठीक है, पोलर आइस केप या फिर ग्लेशियर से हमें ये चीज़ें मिलती है, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान बोल लीजिए, ठीक है, तो वहां से हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है, ऑलमोस्ट 68.7% जो फ्रेश वाटर है हमें वहां से मिलता है। जितनी भी नदियां उसमें जो पानी होता है, ठीक है, अधिकतर नदियों में पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। तो वो जो ग्लेशियर है वो क्या करता है, फ्रेश वाटर हमारा सोर्स है, जो कि मेजर सोर्स है 68.7%। उसके अलावा हम लोग सेकेंड जो मेजर सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर, जो कि हम लोग धरती के नीचे से पानी निकालते, सरफेस के नीचे से पानी निकालते, ऑलमोस्ट 30.1% ऑफ ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। अदर सोर्सेज की बात करें तो 0.9% इसके अलावा जो अदर सोर्सेज है। सरफेस वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर में हमारा लेक से जाएगा 87%, रिवर से हम 2% पानी लेते हैं, और शाम से यानी दलदल में फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है 11%, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्रेश वाटर को हमने 3-4 कैटेगरी में, पोलराइज में, ग्लेशियर में, ग्राउंड वाटर में, अदर सोर्सेज और सरफेस वाटर में, ठीक है। और सरफेस वाटर में भी हमें सरफेस वाटर कहाँ से मिल रहा है, लेक से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है और स्वाम से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पोलर आइस केप में हमारा फ्रेश वाटर 68% प्रेजेंट है, बट यही जो ग्लेशियर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, पिघलते हैं, तो फिर हमें पानी मिलता है कहाँ पे, हमारे रिवर्स में, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि ग्लेशियर की बात हो रही है तभी आप चट्टान के फॉर्म में प्रेजेंट है, रिवर्स की बात होगी तो जो पानी रिवर्स में आता है वो ग्लेशियर से ही आता है एक्चुअली में, तो वही कन्वर्ट होता है रिवर्स में, ठीक है, सरफेस वाटर में, ठीक है। नाउ अब ओशियन वाटर है, यानी कि सलाइन वाटर में सिंपली कहूं तो सलाइन वाटर में ऐसा क्या प्रेजेंट है कि उसको मैं अलग बता रहा हूं कि उसको हम पीने लायक हम नहीं मानते। देखो उसमें हम पता है कि हम इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, नॉर्मल NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये तो हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है और कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है, MgCl2, CaCl2, ये वाले सॉल्ट हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सॉल्ट प्रेजेंट है मेजरली प्रेजेंट होते हैं ओशियन वाटर में, जिसके कारण हम वो पानी जो होता है पीने लायक नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया ओशियन वाटर कंपोजिशन, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर साइकिल की, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे हम कहते हैं। देखो वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है, सिंपल एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि ऑल द टाइम होती रहती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता रहता है। एक बार पानी जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे होगा, देन वो एटमॉस्फेयर में होगा, फिर वो पानी अर्थ के सरफेस पे होगा, फिर वो एटमॉस्फेयर पे होगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाटर जो होता है सर्कुलेट होता रहता है बार बार, ठीक है। तो इसी साइकिल को हम बोल रहे हैं, इसी सर्कुलेटरी साइकिल को हम बोल रहे हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब इसमें मेजरली 3 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। फर्स्ट है हमारी इवोपरेशन, सेकंड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब जो पानी सरफेस पे है, ठीक है, अब क्या होगा, जो सन है, सन की हीट, सन क्या कर देगा, हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हीट प्रोवाइड करेगा तो जो भी पानी ओशियन में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, रिवर्स में है, वो क्या करने लगेगा, इवोपरेट होने लगेगा। और इवोपरेट होके क्या होगा, इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, ठीक है। मैं कहूँ सिंपल स्काई में जाने लगेगा, है ना, तो एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। तो ये प्रोसेस होगा हमारी इवोपरेशन, जिसमें क्या होता है, पानी इवोपरेट होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट कर देता है सरफेस से, ठीक है। देन क्या होगा, जब वाटर वेपर्स जो इवेपोरेशन हुआ वाटर वेपर्स के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में पहुंचा, तो वहां पे क्या होगा, ये कूल हो गया, ठंडे डाउन होगा, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कि ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करने से इन्होंने क्या बना लिए, क्लाउड्स बना लिए, है ना। तो हमें क्या पता चला कि जो नॉर्मल वाटर था वो इवोपरेट हुआ वाटर वेपर्स के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो कंडेंस हो गया और उसने क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देन क्या होगा, अब जो ड्रॉपलेट्स है वो वाटर के वो एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, टाइनी ड्रॉपलेट्स थे, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास जाएंगे और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेंगे, बड़े हो जाएंगे साइज में, ठीक है। अब ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे टू कैरी, ठीक है, इसलिए वो बादल में फिर नहीं रह पाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, वो जमीन पे गिरने लगेंगे एज अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लिट, ठीक है। इन सब के फॉर्म में क्या होगा, वो जो वाटर है वो क्या होगा, वो वाटर धरती पे आने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये चीजें, ठीक है।
तो ये था सिंपल सी प्रोसेस, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इवोपरेशन मतलब पानी का जो है वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाना। कंडेंसेशन मीन्स वाटर वेपर का कंडेंस होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्मेशन होना। प्रेसिपिटेशन मीन्स जो वाटर है उसका वापस धरती पे आना। ठीक है, जब वो ज्यादा हैवी हो जाए। ठीक है, या सिंपल को रेन। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट साइकिल थी। इवोपरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, देन वापस वो कलेक्शन हो जाएगा किस पे, सरफेस पे। ठीक, तो ये हो गया मेरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बहुत ही सिंपल साइकिल है। इवोपरेशन, कंडेंसेशन, फिर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, देन वापस से क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर से इवोपरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है और इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, यहाँ हम बात करेंगे यूनिट की। तो वाटर को हम जनरली नापते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है, 1 लीटर पानी, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, इस तरीके से नापते हैं। या फिर हम ml में नापते हैं, जैसे 200 ml, 300 ml, 400 ml, इस तरीके से हम mls में नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल यूनिट है जो कि हम फॉलो करते हैं। बट इन यूएस गैलन होता है। ठीक है, गैलन यूज करते हैं। तो गैलन का मतलब होता है 3.785 लीटर्स। देखो ये यूएस में होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मैट्रिक सिस्टम होता है, मतलब अलग अलग मेजर करने के अलग अलग यूनिट होती है। ठीक है, तो 1 गैलन का मतलब होता है 3.875 लीटर्स इन यूएस, लेकिन यूके में अलग होता है। ठीक है, यूरोप में अलग होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये यूनिट अलग जगह पे अलग होती है। बट आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मिली लीटर होती है या फिर लीटर होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी लीटर ही है। ठीक है, मिली लीटर एक्चुअली में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है रिजर्वियर। जो रिजर्वियर होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर का स्टोरेज करते हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो ऐसे रिजर्वियर जो कि वाटर का स्टोरेज करते हैं, जब उनका वाटर लेवल नापते हैं उसको हम नापते हैं किसमें, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट में। किसमें नापते हैं, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट या फिर टीएमसी में। ठीक है, अब ये क्यूबिक फीट क्या होता है पहले ये समझो, फिर आपको 1000 मिलियन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1000 मिलियन का मतलब तो आपको नंबर समझ में आ गया। 1 मिलियन के आगे आप 1000 लगा दीजिए। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, और 10 लाख में आप 1000 लगा दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसमें 1000 लगा दीजिए, 3 जीरो और लगा दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1000 मिलियन। ये क्या हो गया हमारा 1000 मिलियन। ठीक है, अब क्यूबिक फीट का मतलब क्या है, मान क्यूब से आपको याद रखना है क्या है, क्यूब। ठीक है, अगर आपने रूबिक क्यूब सॉल्व किया हो तब क्यूब का स्ट्रक्चर याद हो, कुछ इस तरीके से क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्यूब होता है। अब इसका जो ये जो जितनी भी इसकी ये साइड्स हैं, इनका जो इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1-1 फीट है। 1-1 फीट है। ठीक है, 1-1 फीट है। तो उन्होंने क्या बनाया, क्यूब का फॉर्मेशन बनाया, यानी कि 1 फीट का एक क्यूब बनाया। अब इसके अंदर जितना वाटर कंटेंट, इसके अंदर जितना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, जितना भी वाटर हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूबिक फीट, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक फीट। तो वैसे ही जो रिजर्वियर होते हैं उसमें हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, तो क्यूबिक फीट का मतलब आपको समझ में आ गया, और उससे फिर आपको ये नंबर भी क्लियर हो जाएगा। तो जो रिजर्वियर होते हैं, जैसे डैम हो गया, डैम में आप पानी लीटर में तो नहीं नापने जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो उसके लिए हमने एक अलग से यूनिट दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, उसके वॉल्यूम के बेसिस पे। अब देखो वाटर जो रिलीज होता है उसको नापने के लिए भी अलग यूनिट है। देखो वाटर जो स्टोर था उसको नापने के लिए अलग यूनिट था। अब जो वाटर हम रिलीज करते हैं उसको भी नापने के लिए एक अलग यूनिट है, क्यूसिक बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। यानी कि ये जितना पानी मैंने आपको क्यूबिक में समझाया, ये 1 सेकेंड में कितने, ये मतलब कितने क्यूबिक फीट पानी 1 सेकंड में रिलीज होता है। अगर 1 क्यूबिक फीट पानी रिलीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं 1 क्यूसेक। ठीक है, 1 क्यूबिक फीट पानी अगर 1 सेकंड में रिलीज हो रहा है तो 1 क्यूसेक बोल देंगे। अगर 2 क्यूबिक फीट पानी 1 सेकंड में रिलीज हो रहा है तो 2 क्यूसेक बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फ्लो को हम मेजर करते हैं कि किस तरीके से पानी रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम दी डैम। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर से आपको समझ में आना चाहिए ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है जो कि अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, सॉइल पार्टिकल्स, रॉक्स, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर क्या है, ऐसा वाटर, देखो वाटर में तो कोई डिफरेंस नहीं, बस सिंपल ग्राउंड लगा है, तो ग्राउंड से आपको क्या समझना है कि ऐसा वाटर जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस के नीचे, बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, उस पानी को हम बोल रहे हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज नॉन एज वाटर टेबल। ठीक है, अब देखो जो वाटर वाटर है, ग्राउंड वाटर, उसमें एक लिमिट है कि भाई यहीं तक पानी जो होगा वो ग्राउंड में स्टोर हो सकता है। उस अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। तो ये टर्म आपको याद रखनी, वाटर टेबल क्या होता है।
अब देखो वाटर फ्रॉम द रेन और वेरियस सोर्सेज, चाहे वो रिवर्स हो गया चाहे पॉन्ड से हो गया, वो क्या होता है, सिप होता है, और वो कहाँ चला जाता है, जितने भी क्रैक्स होते हैं स्पेस के थ्रू सिप होते हुए कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में जाएगा। अब देखो जो पानी मान लो सरफेस पे था वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड था, मतलब उसमें गंदगी थी, ठीक है, बट वो जब इन रॉक्स से इन सॉइल के थ्रू जाएगा तो उसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। जब भी पानी सरफेस से शिप होते हुए सोखते हुए ग्राउंड में चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में जो वाटर होता है वो प्योर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है ना, फ्रेश हो जाता है, उसमें फिर कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया इनफिल्ट्रेशन, ओके। अब एक्वेफर्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर था ये कहाँ स्टोर जाके हुआ, एक लेयर के अंदर स्टोर हुआ, ठीक, लेयर के बीच में स्टोर हुआ, ठीक है। कैसी लेयर, रॉक की बनी हो सकती है, ठीक है, सैंड की बनी हो सकती है, ग्रेवल, ठीक है, ये हमारी एक लेयर है जो किससे बनी है, रॉक से बनी है, फिर सैंड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर क्या हुआ, पानी जाके हमारा स्टोर हो गया, तो उसको हमने क्या बोला है, एक्वेफर्स। उस लेयर को हमने क्या बोला है, एक्वेफर। तो एक्वेफर क्या है, अंडरग्राउंड लेयर है जो कि किसकी बनी है, परमिएबल रॉक्स या सैंड की, ठीक है, जो क्या करती है, पानी को स्टोर करके रखती है, ठीक है, उस पानी को स्टोर करके रखती है, ठीक है। और इस पानी को हम ग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं, ट्यूबवेल की हेल्प से निकाल सकते हैं और हैंडपंप की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्वेफर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक्वेफर्स भी दो टाइप के होते हैं। जैसे एक एक्वेफर होता है, देखो दो तरह के एक्वेफर ये होता है, जैसे मान लो एक दो लेयर है, ठीक है, इन दो लेयर के बीच में पानी भरा हुआ, इन दोनों लेयर के बीच में पानी भरा, और पानी जो है एकदम प्रेशराइज है, इसके बीच में कोई कनेक्शन, इसके बीच को पानी निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो उस एक्वेफर को क्या बोलेंगे हम लोग, कन्फाइंड एक्वेफर, क्या बोलेंगे, कन्फाइंड एक्वेफर। बट एक ऐसा सरफेस है जहां पे क्या है, पानी स्टोर है, उसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसमें मूवमेंट अलाउ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्वेफर, जिसमें हम मूवमेंट अलाउ है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर का जो मूवमेंट अलाउ होगा उसमें क्या बोलेंगे उसको, अनकन्फाइंड एक्वेफर। बट ऐसा जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही, वो वेरी प्रेशराइज वाटर है, उसको बोलेंगे हम कन्फाइंड एक्वेफर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। देखो जो वाटर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वाटर जो है वो कांस्टेंट है, बार बार जो वाटर है वो सिंपल वाटर साइकिल फॉलो तो हो रही है, बट वो वाटर तो सेम ही है, वो कन्वर्ट हो रहा है चाहे वाटर वेपर्स में या फिर चाहे वापस से वो सरफेस पे आ रहा हो, तो वाटर तो सेम है, वाटर का मतलब क्वांटिटी जो है वो सेम है। मान लो वाटर अगर इस धरती पे एक मान लेते एक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी में है, तो पानी तो बढ़ नहीं जाएगा, पानी जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अर्थ में जो पानी वो टोटल पानी तो उतना ही रहेगा, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वैसे भी नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वाटर क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। वाटर यूजेबल फॉर ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट्स, जिसके लिए भी बात करें, ठीक है, ये दिन पर दिन क्यों हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। क्यों घट रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अनइवन रेनफॉल, पानी बरसात कभी भी हो रही है कभी नहीं हो रही है, ठीक है, अनइवन रेनफॉल है, ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, वेस्टफुल यूजेस है, ठीक है, हम लोग पानी का गलत तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में बोल सकता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है। तो इसको क्या बोला हमने, वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी मतलब क्या, पानी की कमी होना। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वाटर तो लिमिटेड है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है बट लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, ओके। तो ये वाटर स्कार्सिटी हो गई। तो हमें कंजर्वेशन करना है। अब कंजर्वेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड भी हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला सिंपली जो हम सब लोग कर सकते हैं सिंपल, वो है वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। हम अवेयरनेस फैलाएंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि इस तरीके से गंदगी नहीं करना, इससे क्या होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग करेंगे, जैसे मान लो कोई वेस्ट या फिर पॉल्यूटेड वाटर उसको हमने रिसाइकल करके उसको वापस से फ्रेश कर लिया सिंपली फिल्टर यूज करके, तो उससे वाटर रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। अब क्या होता है, पॉल्यूशन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी होता है। जैसे मान लो किसी किसान ने खेत में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज किया, अब उसने क्या किया, उसको उस जो भी क्रॉप है उसको क्या करेगा, वाटर सप्लाई देगा। अब उसने वाटर दिया, देन वो वाटर अल्टीमेटली जाएगा ग्राउंड में। अब ग्राउंड में गया तो उससे क्या होगा, वो जो ग्राउंड वाटर जो है वो फ्रेश होने के बजाय क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी, ग्राउंड वाटर जो है वो
खराब हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे क्या हो, हम कम पानी में ज्यादा अच्छे से इरिगेशन कर सके हमारी क्रॉप्स का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम कर सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स क्या है, सिंपली जो पानी है जो कि रेन के थ्रू आ रहा है उसको सिंपली हमने क्या किया, स्टोर कर लिया, ठीक है। जैसे हमने रूफ टॉप से स्टोर किया, उसको किसी पॉन्ड में या फिर किसी कंटेनर में, उसको स्टोरेज के टैंक में उसको स्टोर करके रख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में इन भोजपुर, ठीक है, गुजरात में 18 चेक डैम है बनाए गए हैं, जिससे क्या हो सके, वाटर स्कैरसिटी को हम वाटर की जो कमी है उसको उससे डील कर सके, ठीक है, उससे लड़ सके, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब सिंपली यही है कि रेन वाटर को हमें स्टोर कर रखना है फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वाटर पॉल्यूशन। चलो, तो अल्टीमेटली जो मेन टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन वो स्टार्ट हुआ। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपली वाटर पॉल्यूशन का मीन्स है कि, देखो वाटर पॉल्यूशन का मीन्स है कि वाटर में किसी भी तरीके की गंदगी, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन क्या है, वाटर के लिए पॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कब होगा, जब भी उसके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएगा, जैसे सीवेज, ठीक है, केमिकल्स, स्लिट वेज, ठीक है, स्लिट मिक्स एंड विथ वाटर, फिर कंटामिनेट, इससे क्या होता है, वाटर जो होता है कंटामिनेट होता है, वाटर जो होता है वो प्योर नहीं रहता, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल्स आ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और जो हार्मफुल सब्सटेंस वाटर के अंदर आ जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स, और वाटर में जा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये सिंपल वाटर पॉल्यूशन कब होगा, वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपली जो हम लोग गार्बेज है, सीवेज है, ठीक है, केमिकल्स है, और किसी भी तरीके की जो पॉल्यूटेंट है उसको हम वाटर में फेंक देते हैं, ठीक है, जिससे वाटर क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। और जो भी हम हार्मफुल सब्सटेंस पानी के अंदर डालते हैं उस हार्मफुल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट। तो ये हो गया वाटर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है, देखो हार्मफुल सब्सटेंस है तो इसके वेरियस इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैं बात करूँ फिजिकल, सिंपली अगर हमने किसी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा कचरा डाल दिया तो वो फिजिकली तो पॉल्यूटेड हो गए, ठीक है। केमिकली क्या हुआ, मान लो कोई हमने ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिया है जिससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम होगी। सेकंड, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। अब किसी रिवर के अंदर हमने बहुत ज्यादा कचरा डाल दिया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर, तो उससे क्या होगा, वहां का जो बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि अंदर उसके अंदर जो फिशेस हैं या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, जिससे हमारी बायोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो वाटर है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और अनसेफ हो जाएगा हमारे पीने के लिए, ठीक है, जिससे जो फ्रेश वाटर जो ऑलरेडी बहुत कम है वो और कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे फिर हमें वाटर स्कैर्सिटी फेस करने को पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट है कि वाटर पॉल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं कि गंगा रिवर जो है वो मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर है, ठीक है। मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर का मतलब क्या है कि, इंडेंजर्ड रिवर का मतलब है कि वो खत्म होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो लेसे उसमें 10 जो मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर है उसमें गंगा का भी नाम है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसमें पॉल्यूशन किया थ्रू गार्बेज, कचरा डाल के, अनट्रीटेड वेस्ट डाल के, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के, ठीक है, जिसने जो वाटर क्वालिटी है उसको बहुत ज्यादा खराब किया, ठीक है। और स्पेशली इन कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। जैसे इसके लिए अलग अलग एक्शन प्लान लाया गया, जैसे गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 में लाया गया, ठीक है। बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो रिवर्स है वो आज भी हम आज भी उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आज भी हम उसमें पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन के और वाटर पॉल्यूशन के, ठीक है। सो हमें इतना समझ में आएगा कि हमें वाटर पॉल्यूशन कम से कम करना है। क्यों कम करना है? देखो यहाँ पे इंडेंजर्ड रिवर का मतलब ये नहीं है कि उसका वाटर कंटेंट ही खत्म हो जाएगा, सिंपली इसका ये मतलब है कि वो पीने लायक ही नहीं रहेगा, ठीक है। गंगा का जो पानी वो पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपली हमें गार्बेज नहीं डालना, अनट्रीटेड वेस्ट उसमें नहीं डालना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको पहले ट्रीट करना है, ठीक है, अगर वो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है। और अगर वो फिजिकल सॉलिड वेस्ट है तो उसको वाटर में नहीं डालना, उसको अलग हम रिसाइकल कर सकते हैं या फिर अलग ही उसको रखना है, वाटर बॉडीज में उसको डालना नहीं है, ठीक है। बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, सोर्स की बात करते हैं सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन में तो फर्स्ट सोर्स है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे जो मेजर जो रीजन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है।
इंडस्ट्रियल लाइन से रिफाइनरी, पेपर मिल या फिर केमिकल फैक्ट्रीज क्या करती हैं, जितना भी हार्मफुल मटेरियल होता है, जितना भी हार्मफुल केमिकल्स होता है, सीधे हमारी वाटर बॉडीज में, हमारे रिवर्स में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, साथ साथ सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। जैसे जो केमिकल इंडस्ट्रीज में जैसे आर्सेनिक और लीड, ठीक है, आर्सेनिक और लीड ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और इवन डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इन सब का जो कंटेंट अगर वाटर बॉडीज में बढ़ता जाएगा तो जो वाटर बॉडीज होंगी वो उनका जो पानी होगा वो पीने लायक नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से, जैसे हम लोगों ने क्या किया, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का यूज किया, ठीक है, क्रॉप्स में। तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, क्रॉप को इरिगेशन दिया, ठीक है, वाटर दिया, तो वाटर के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा सिप होते हुए कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। अब ग्राउंड में चला गया तो अब जो ग्राउंड वाटर वो भी कंटामिनेट हो गया, तो फ्रेश वाटर और कम हो गया, फ्रेश वाटर और कम हो गया, ठीक है। तो जिससे हमें वाटर क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, वाटर स्कार्सिटी फेस करने की पड़ेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे क्या होता है, केमिकल ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। इससे एक और रीजन है क्या, कि जब केमिकल्स ये जाएंगे वाटर बॉडीज में तो उसमें एल्गी की ग्रोथ होगी, ठीक है। और जिससे एल्गी जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को यूज करेगी, और ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा वाटर के अंदर का, तो उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, उनकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, उनका डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इनके रीजन है, ठीक है। एक और रीजन है डोमेस्टिक सीवेज, जैसे हमारे घरों का कचरा, ठीक है, वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड, जिसमें फूड वेस्ट होता है या फिर डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं वाटर को। तो ये जो कंटामिनेटेड वाटर ये बहुत सारी डिसीज कॉज कर सकता है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। अगर डोमेस्टिक सीवेज से हमें वाटर पोल्यूशन से ये डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो जिसमें कोलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस है एग्जाम्पल में, इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज आपको हो सकती है वाटर पोल्यूशन की वजह से, ओके। डोमेस्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक, ये भी एक मेजर रीजन है, ठीक है। जैसे सॉलिड वेस्ट जिसमें प्लास्टिक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हम जनरली वाटर में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, समटाइम ड्रेन हमारा बंद हो जाता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाता है, और इससे जो हार्मफुल एक्वेटिक लाइफ है उनको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। द वेस्ट वेस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेक्टर बोर्न डिसीज लाइक मलेरिया, ठीक है, ये मलेरिया जैसी डिसीज को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब सिंपल याद रखना, हीट से रिलेटेड। थर्मल का मतलब क्या है, हीट। अब देखो हमने क्या किया, जैसे हॉट वाटर रिलीज किया इंडस्ट्रीज ने और पावर प्लांट ने, जो क्या करेगा, वाटर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगा, वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मान लो वाटर का जो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो वाटर में ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जिससे उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स, देखो फ्रॉम ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल ड्रिलिंग या ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट ब्लॉक सनलाइट, ठीक है, रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड हार्म मरीन लाइफ बाय सफोकेटिंग देम। अब हमें पता है कि हम लोग जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, सिंपली पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ओशियन से ड्रिल करते हैं या डिजर्ट से ड्रिल करते हैं। जब ओशियन से हम ड्रिल करते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे फैल जाता है, ठीक है, वहां पे फैल जाता है। अब जब जो वाटर होता है, जो वाटर होता है तो ज्यादा डेंस होता है ऑयल से, तो ऑयल क्या होता है, सरफेस पे फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। तो सनलाइट जब वाटर में अंदर नहीं जा पाएगी तो उससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देन उससे क्या होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे वो भी कम हो जाएगा, और इससे हार्मफुल लाइफ जो हार्म है वो मरीन लाइफ को होगा। कैसे होगा, जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डिजोल्व ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और दम घुट के मर जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजंस हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल से किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। सोर्सेस की बात करें तो हमें पता चल चुका है। डोमेस्टिकली बात करें तो जो मेन पॉल्यूटेंट्स है वो हमारा सोडियम है, सल्फेट और फॉस्फेट है, ठीक है। सोडियम हमारा डिटर्जेंट में मिलता है, सल्फेट एंड फॉस्फेट हमें फर्टिलाइजर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंटल रिप्रोडक्टिव इशू आता है। जैसे हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कर रहा है, फिर रिप्रोडक्शन में उसको प्रॉब्लम होती है, उसको इस तरीके की डिसीज होती है जो कि उसके डेवलपमेंट में हिंडर करती है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होने देती। न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है, एंडोक्राइन डिसरप्शन इन ह्यूमंस, ठीक है, उसमें जो अलग अलग जो फंक्शंस है उसको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। इससे एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीजन है
डोमेस्टिकली बात करूँ तो हम लोग प्लास्टिक फाइबर्स को यूज करते हैं, या फिर माइक्रोबिट्स जो छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक क्लोथिंग, हेयर, ठीक है, ब्यूटी एंड स्किन प्रोडक्ट्स, इन सब से भी वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। इनको क्या करते हैं हम सीधे वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है फिजिकल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। मरीन एनिमल्स इसको खा सकते हैं, जिससे उनको क्या हो सकता है, उनको टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देन फर्दर अगर उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खा लिया, एक्वेटिक एनिमल ने, तो ये फूड चैन में चला जाएगा ये टॉक्सिसिटी, और ये पूरे फूड चैन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके रीजन है। एग्रीकल्चर में बात करें तो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है। ये क्या क्यों यूज होता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए एग्रीकल्चर में यूज होता है। इससे क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का या फिर किसी भी एनिमल का या फिर ह्यूमन का, वो अफेक्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहूँ सिंपली हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नलिंग देना बंद कर देगा, ठीक है, उसको अफेक्ट होगा, ठीक है। इससे ये फूड चेन में भी दे सकता है, इंपैक्ट कर सकता है हमारे प्रीडेटर, ठीक है। फूड चेन में चला जाएगा तो सिंपल जो अल्टीमेटली प्रीडेटर है उसको ये भी देखो, जैसे मान लो किसी एनिमल्स ने इस चीज को ऐसा वाटर पिया जिसमें ये चीजें थी, इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरोडाइ, ये इस तरीके का पॉल्यूटेंट था, और वो पॉल्यूटेंट किसके अंदर है, उस एनिमल के अंदर। अब उस एनिमल के अंदर उसने टॉक्सिक इफेक्ट दिखा है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट दिखा है, बट क्या हुआ, एक प्रीडेटर आया और उस प्रीडेटर ने उस एनिमल को खा लिया। अब वो जो टॉक्सिसिटी वो दूसरे एनिमल्स में चलेगी, ठीक है। देन फिर उस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल में खा लिया, जैसा आपने फूड चेन में पढ़ा भी है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है ये पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर में यूज होता है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्गी जो होती है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करती है, और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जो एनिमल है या फिर प्लांट डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो इंडस्ट्री में लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरीके के एलिमेंट्स यूज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, केमिकल, टेक्सटाइल में, लेदर इंडस्ट्रीज में, लेट, ठीक है, ये सब कहाँ यूज होते हैं, सिंपली इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, और इनसे बहुत ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो लेड है या फिर आर्सेनिक, ये डायरेक्ट एक्सपोजर अगर आता है इनका, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ कॉज करता है एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर। अगर ये कंटामिनेटेड वाटर पिया हमने और ये जो अगर मेटल या फिर एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर गए, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। पोर्टेबल वाटर एक टर्म होता है, जो कि ऐसा वाटर जो कि सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। कॉमन प्योरिफिकेशन मेथड हम यूज करते हैं कैंडल फिल्टर, ठीक है, जिससे क्या होता है, इंप्योरिटीज हम निकाल सकते हैं। बॉइलिंग कर देते हैं, किसी पानी को हम गर्म करके पीते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर के जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन करते हैं, अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन किसी वाटर में डालते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वो फिर उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट या ब्लीचिंग पाउडर, जिससे क्या हो सकता है, हम वाटर को प्योर कर सकते हैं, उसको सेफ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिटर्जेंट है, ऐसे डिटर्जेंट यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मान लो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट आया, उसको हमने प्रॉपर ट्रीट किया, उसके अंदर जितने भी हार्मफुल मटेरियल थे उसको हमने पहले ही सेपरेट कर लिया, और फिर हमने उस वेस्ट को हमने पानी के अंदर छोड़ा, तो जिससे क्या होगा, वाटर कंटामिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका वेस्ट मटेरियल था उसको हमने पहले ही फिल्टर आउट कर लिया है, ठीक है। तो इससे हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक को ना फेंक कर इन वाटर बॉडीज कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। हम जो भी वेस्ट है उसको 3 कैटेगरी में, रिसाइकल, नॉन रिसाइकेबल और बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में सेपरेट करेंगे, ठीक है। रिसाइकल को हम दोबारा यूज करेंगे, नॉन रिसाइकेबल को हम अलग पर्पसेस से उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल को हम सिंपली ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाए, ठीक है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल मतलब सिंपल उसका डिकम्पोजिशन हम करवा देंगे, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड यूज करें, केमिकल से बनी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड यूज ना करें, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है। केमिकल्स कम हो जाएंगे तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे। और हमें फॉलो करना है 3R। अब ये 3R क्या है? फर्स्ट है हमारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये हमारे 3R है। वैसे टोटल 5R होते हैं, बट मैं आपको 3R पढ़ने, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें
ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कम करना जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। फिर हमें, अगर हमने यूज भी किया है जिससे पॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक की ही बात करते हैं, तो हम उसका यूजेस कम कर सकते हैं। अगर हमने यूज भी किया है तो उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसी चीजें यूज करें, ठीक है। देन उसको रिसाइकल कर सके। अगर ऐसी कोई सब्सटेंस है जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा न्यू कर सकते हैं, फिर उसे यूज कर सकते हैं, तो सब रिसाइकल करेंगे। तो ये सिंपल 3 प्रोसेस यूज कर सकते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा। ओके, अब ये जो था वाटर पॉल्यूशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब बारी आती है हमारे एयर की, ठीक है। अब वाटर और एयर सेम चीज है, मतलब सेम चीज मैं बोल रहा हूँ। वाटर के बारे में आपको ऑलमोस्ट अधिकतर चीजें पता रहती है, सेम आपको एयर के बारे में भी मोस्टली चीजें पता है, ठीक है। एयर क्या है? सिंपली गैस है, ठीक है, गैसियस कंपोजिशन है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है? देखो, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो सराउंडेड है बहुत सारी गैसेस से, तो उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। जो सबसे अर्थ के क्लोजेस्ट है वो है अर्थ। इसके अंदर 80% ऑफ द एयर मास है और रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर। जो वेदर है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? ट्रोपोस्फेयर की वजह से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेस, जो कि सनलाइट से आती है। तो सनलाइट से जो यूवी रेस आती है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमें ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर किसके अंदर है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर जो है मेसोस्फेयर होती है। यहाँ पे जो एयर का जो मास होता है डिक्रीज हो जाता है। इसके ऊपर होती है आयनोस्फेयर जिसमें और मास कम हो जाता है। एक्सोस्फेयर, इसके पास कोई भी किसी भी तरह की गैस फाउंड नहीं होती इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर सिंपली जहाँ पे प्लेन्स उड़ रहे हैं, ठीक है, हॉट एयर बलून्स, और सिंपली जहाँ हमारा वेदर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? ओजोन लेयर है जो कि हमें किससे बचा रही? जो हमें किससे बचा रहा है? यूवी रेस से, ठीक है, जो कि सन से आ रही है, ठीक है। मेसोस्फेयर में आपको शूटिंग स्टार्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आयनोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एटमोस्फेयर की लेयर, ठीक है। एयर की बात करें तो आपको मालूम है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस है? मेजर जो गैस है वो है नाइट्रोजन जो कि 78% है। सेकेंड नंबर पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन 21%। फिर ऑर्गन है 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और इसके अलावा भी अदर गैसेस है 0.07%। तो ये इसका मेजर कंपोजिशन है एयर का। इसमें मेजर जो गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों का परसेंटेज आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप याद रख सकते हैं 0.03%। ओके, अब यूज ऑफ गैसेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये अमोनिया प्रोडक्शन में यूज होता है। अमोनिया कहाँ यूज होता है? अमोनिया यूज होता है हमारे फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो ये अमोनिया प्रोडक्शन में नाइट्रोजन यूज होता है, ठीक है। एयर टाइटनिंग फूड पैकेजिंग, जैसे आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसका वो फूला फूला सा लगता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि किससे बचाता है? रेंसिडिटी से। जो ऑयली फूड होते हैं वो बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? उनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो फूड होते हैं वो खराब नहीं होते, ठीक है, रेंसिड नहीं होते। ऑक्सीजन की बात करो तो मेजर इंपॉर्टेंट है कि भाई इसेंशियल है, और आपके रेस्पिरेशन के लिए और कंबशन के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप किस चीज को जला भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। तो इसके वेरियस और भी यूजेस हैं, कुछ मेजर जो है याद करने हैं आपको। आर्गन यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। हीलियम गैस यूज होती है लो टेम्परेचर इन एयरशिप और लिफ्ट, ठीक है। जैसे मान लो आपने किसी बलून के अंदर हीलियम भर दिया तो वो बहुत आसानी से उड़ता है, तो हीलियम हम यूज करते हैं अगर किसी चीज को हल्का रखना है या फिर किसी चीज को हम उड़ाना चाहते हैं, ठीक है। नियोन की बात करें तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, नियोन लाइट्स भी आपने देखी होंगी, ठीक है। क्रिप्टन क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब से बनती है, ठीक है। जीनोन क्या है? फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता है जीनोन, ठीक है। तो ये हो गया यूज ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर की बात करें तो ये एयर जो है रेस्पिरेशन में मेजर हेल्प करती है, जैसे प्लांट जो है ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ, और ठीक है, और रिलीज भी करता है ऑक्सीजन जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, बट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन वो छोड़ता है। दोनों अलग अलग प्रोसेस है, और मैंने आपको इसको बायो में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं फॉर देयर एनर्जी, ठीक है, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, एयर में। तो ये हो गया रेस्पिरेशन की बात। अब बात आती है एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है।
तो सिंपली पॉल्यूशन का मतलब होता है कंटामिनेशन, किसी भी तरीके से हम ऐसे हाँ ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट में या फिर ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है। तो मान लो हमने क्या किया, ऐसी वेरियस गैसेस हमने रिलीज कर दी इन द एटमॉस्फेयर जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एनी एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपली कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो कि एयर को कंटामिनेट कर रही है, एयर को पॉल्यूट कर रही है, उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट। तो सब्सटेंस कंटामिनेटिंग एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। एग्जांपल नेचुरल में बात करें तो स्मोक, धुआं जो रहता है, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रीज क्या करती है, धुआं छोड़ती है। जो डस्ट रिलीज होती है फॉरेस्ट फायर की वजह से, फॉरेस्ट फायर में जो गैसेस रिलीज होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें लावा के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस गैसेस, मतलब पॉइजनस गैसेस, एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। ह्यूमन मेड जैसे फैक्ट्रीज हम यूज करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में भी रिलीज होती है। पावर प्लांट्स, व्हीकल के एग्जॉस्ट जो होते हैं, गाड़ियों के साइलेंसर की बात हो रही है, व्हीकल जो एग्जॉस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है ना। तो ये चीजें होगी एयर पॉल्यूशन में। तो की जो पॉल्यूटेंट है, जो मेजर पॉल्यूटेंट है उनकी बात करें तो जो फर्स्ट है वो है हमारा व्हीकल, जो कि क्या रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। ये सारी गैसेस रिलीज करता है, साथ में धुआं भी रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे हमें पता है कि हम जो बॉडी है, हमारी बॉडी, उसके अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा इंटेक किया, ठीक है, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देगी और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस है, ये आपको दम घुटने की सफोकेशन कर सकती है, ठीक है, जिससे आपका दम घुटने लगेगा, ठीक है। स्मोक क्या होता है, जैसे मान लो धुआं है और क्या है, कोहरा, इसको मिलाने से क्या बन जाता है, स्मोक। इसको हम धुंध भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ब्रीदिंग इशू करता है, ठीक है, आप इसमें सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है जो पावर प्लांट रिलीज करता है, इससे क्या होता है, हमारा लंग डैमेज हो जाता है। क्या होगा, हमारा लंग डैमेज हो जाता है, ठीक है। और भी गैसेस जैसे CFC, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होती है, हमारे रेफ्रिजरेटर से, AC से, ठीक है। ये क्या करती है, ओजोन लेयर को हार्म करती है। अब ओजोन लेयर हार्म होगी तो उसमें क्या होगा, यूवी रेज आएंगी, यूवी रेज आएंगी तो क्या होगा, वो हमें हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगी। तो CFC क्या कर रही है, ये भी एयर पॉल्यूशन कॉज कर रही है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है, देखो ओजोन, सिंपल ओजोन लेयर का, ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन की लेयर है, O3 की लेयर है, ऑक्सीजन की नहीं, O3 की लेयर है। ऑक्सीजन होता है O3, ठीक है। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, ऑक्सीजन हमारा O2 होता है, और ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट होता है। तो तीन एलिमेंट के मिलके, तीन ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर क्या बना हमारा ओजोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल हमारा ओजोन है। ये क्या करता है, हमें बचाता है किससे, हार्मफुल रेस से, ठीक है। बट ये इसको कौन डैमेज कर रहा है, CFC डैमेज कर रहा है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये दो गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं ओजोन लेयर से, जिससे ओजोन लेयर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, जिससे क्या होगा, हमें हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू यूवी रेस। यूवी रेस अगर डायरेक्ट एक्सपोजर आता है हमारी स्किन के ऊपर तो हमें स्किन कैंसर और वेरियस स्किन रिलेटेड डिसीज और अदर डिसीज हो सकती है, ठीक है। इसको बचाने के लिए हम लोग ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं ऑन 16 सितंबर, ठीक है। कब मनाते हैं ओजोन प्रोटेक्शन डे, 16 सितंबर, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे UVA, UVB और UVC तीन टाइप की यूवी रेस आ रही हैं। अब ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो CFC होता है ये क्या करता है, ओजोन को क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा, और फिर उसमें क्या होगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी लेयर थी ओजोन की, ये टूट जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो यूवी रेस है ये अर्थ पे आ जाएगी, ठीक है। UVB और UVC तो डायरेक्ट आ सकती है, लेकिन हमें UVA को रोकना होता है। तो UVA को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करती है, ठीक है। तो अगर ओजोन लेयर ही डिप्लीट हो जाएगी तो UVA भी जो होगी वो क्या होगी, अंदर आना स्टार्ट कर देगी, ओके। सो ये था आज का हमारा चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो आई होप कि जो पॉल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा मेजर पॉल्यूटेंट है। तो हमें पता है कि एयर जो पॉल्यूशन होता है वो होता है
ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता, नाइट्रोजन हीलियम की वजह से नहीं होता। जो ऑक्सीजन एयर पोल्यूशन हो रहा है मेजर कोज कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में आता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारा सेकंड लेयर है और इसी के अंदर ओजोन लेयर आता है हमारा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी ऐसी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, वैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको नहीं बताया, बट ग्लोबल वार्मिंग का समझ सकते हैं सिंपली राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। देखो ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है शायद हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग है, तो हम इसको और डिटेल में हम पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के लिए मेजर सोर्स क्या है? ठीक है, विंड एरोजन, टाइडल वेव और वॉल्केनिक इरप्शन। देखो वॉल्केनिक इरप्शन जो है हमारा एयर पोल्यूशन ज्यादा कॉज करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विंड एरोजन से एयर पोल्यूशन होगा, टाइडल वेव से भी एयर पोल्यूशन होगा, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो हीलियम है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। एसिड रेन होता है हमारा किसकी वजह से? एसिड रेन होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर के डिप्लीशन का मेन कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, सीएफसी, यस ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट कर रहा है? सीएफसी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं करती, ऑक्सीजन की तो बनी ही है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट है। सीएफसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फिर से करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता? ठीक है, बॉइलिंग, यस हम पानी को उबालते हैं तो वो क्या होता है वाटर, उसमें जो जर्म्स होते हैं क्लीन हो जाते हैं। यस, क्लोरीन हम यूज करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, पोर्टेबल वाटर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा था। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल की लेयर पे चढ़ाते हैं। ठीक है, इससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम वाटर को प्योर नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। अब हमने पॉल्यूटेड वाटर पिया, उससे हमें कौन सी डिसीज हो सकती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी डिसीज कॉज होगी। ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड हमें कॉज होता है जब भी हम ड्रिंक करते हैं पॉल्यूटेड वाटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट शो होता है? देखो हम बात करें वाटर में, तो वाटर की बात करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वाटर में वो घट जाता है। यस, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा करेक्ट है। इससे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल नहीं होता, मोर फिश पॉपुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगी तभी तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आपको डेवलप करेंगे। ठीक है, इससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, नॉट घटता नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? यूजिंग मोर फर्टिलाइजर, नहीं फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ा देंगे, तो नहीं। डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स, नहीं। अगर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में डालना स्टार्ट कर दिया और बढ़ा दिया तो उससे वाटर पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें घटाना है। यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, यस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, थ्रोइंग प्लास्टिक टू वाटर बॉडी, नहीं, इससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। ओके, सो ये था आज का हमारा चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसमें हमने एयर को समझा, वाटर को समझा, एयर पॉल्यूशन को समझा और वाटर पॉल्यूशन को समझा। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्द हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है TMD Academy। फर्स्ट आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी और आपको वहां से डाउनलोड करना है और हमारे साथ जुड़ना है। ओके, और जो भी बच्चे
तैयारी कर रहे हैं या फिर और अच्छे तरीके जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल की, और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम। सो मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, देखो आपको नोट्स तो मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, बट इसके अलावा अलग से क्या होगा, तो अलग से आपको मिलेगा टेस्ट, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसमें आपको डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई फर्दर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि थोड़ी यूनिक है और आपको वो प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो कि तैयारी करना चाहता है फॉर 26-27, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहता है, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है हमारे फाउंडेशन बैच में, जिसमें हम आपका जो बेस है उसको कम्प्लीटली क्लियर कर देंगे फॉर सैनिक स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सैनिक, नवोदय, मिलिट्री या फिर बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो। सो आप हमें ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको जो पॉल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।